IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। वक्त कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उसकी सबसे अच्छी मिसाल भी आपने हेडलाइंस के पहले मैंने आपको खबर बताई कि किस तरीके से दिल्ली की नई सरकार ने आते से ही कामकाज का जिम्मा अधिकारियों पर छोड़ा और बताया है कि कैसे आम आदमी पार्टी के चुनावी वायदे पूरे किए जाएं, उसका फॉर्मूला, उसका प्रस्ताव अधिकारी तुरंत तैयार करें। उसी खबर में एक चीज और जुड़ी हुई है, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो बीजेपी की करारी हार भी होती है। तो बीजेपी के अंदर आत्ममंथन का दौर शुरू हुआ है। बीजेपी के अंदर अब ढूंढा जा रहा है कि दिल्ली में जो करारी हार हुई उसकी वजह क्या रही। इसी को लेकर बीजेपी का परिवार का सबसे बड़ा हिस्सा यानी संघ परिवार का सबसे बड़ा हिस्सा आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बीजेपी पर सीधा निशाना साधा गया है। हार का मंथन करने के बाद संघ ने कहा है कि दिल्ली में ऐन चुनाव से पहले किरण बेदी को लेकर आना एक गलत फैसला था। किरण बेदी के रूप में पैराशूट उम्मीदवार को लाकर बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बहुत गलत संदेश गया। इसमें यह भी कहा गया है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में बढ़ती ताकत को नहीं पहचाना, जिसकी वजह से बीजेपी महज 3 सीटों तक सिमट गई। हालांकि संघ का कहना है कि दिल्ली का फैसला मोदी सरकार पर जनमत नहीं है। दिल्ली की जनता ने स्थानीय मुद्दों पर नई सरकार को चुना है। इसका मतलब साफ है कि कुल मिलाकर हार का ठीकरा किरण बेदी पर फोड़ा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को क्यों मिली करारी हार? किन वजहों से आम आदमी पार्टी को मिला प्रचंड जनादेश? दिल्ली के रण में आखिर कहां हुई बीजेपी से गलती? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए न सिर्फ बीजेपी में बल्कि आरएसएस में भी लगातार मंथन चल रहा है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के ताजा अंक इसी मंथन का निचोड़ लिखा गया है। इसमें बीजेपी के हारने की कुछ वजहें गिनाई गई, जिनमें प्रमुख वजह किरण बेदी को बतौर सीएम उम्मीदवार पेश करना बताया गया है। ऑर्गेनाइजर के मुताबिक दिल्ली चुनाव में किरण बेदी को लाना गलत फैसला था। किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने का फैसला गलत था। पैराशूट कैंडिडेट को लाकर कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश गया। किरण बेदी से यह संदेश गया कि बीजेपी ने पहले से हार मान ली। 2013 की तरह इस बार भी एन चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार घोषित किया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की बढ़ती ताकत की अनदेखी की। बीजेपी ने बाहरी नेताओं को अपने खेमे में लाने में ज्यादा वक्त बर्बाद किया। नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले की रात टिकट बांटे गए। बीजेपी ने उन स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जिन पर वोटिंग की गई। वहीं बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में हार के अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर अभी विश्लेषण जारी है। इसके बाद ही असली वजहों का पता चल सकेगा। अनेकों लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण है सोचने का, विश्लेषण करने का, पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई इस प्रकार का विश्लेषण नहीं हुआ है। जल्दी ही इसके लिए बैठने वाले हैं और पार्टी में आपस में बैठ करके इन सब विषयों पर निर्णय होगा। वैसे ये जग जाहिर है कि किरण बेदी को बतौर सीएम उम्मीदवार पेश किए जाने पर खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नाखुशी जताई थी। किरण को लेकर बीजेपी में भी अंतर्कलह सामने आई थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी ने कहा था कि इस मामले में पार्टी नेतृत्व ने स्थानीय नेताओं से कोई सलाह नहीं ली। वहीं दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने भी किरण बेदी के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। यही नहीं, किरण बेदी के बर्ताव से नाराज होकर उनके प्रचार प्रभारी रहे नरेंद्र टंडन ने तो इस्तीफा तक दे दिया था। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। हमारा सवाल आज इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या दिल्ली में बीजेपी की हार के लिए किरण बेदी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? आप अपनी राय SMS के जरिए जरूर भेजें कि क्या किरण बेदी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप करें IBN 7 स्पेस देकर Y, और नहीं के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस देकर N। और आप अपने सवालों के जवाब हमें 51818 पर SMS कर दें। इस कार्यक्रम के आखिर में रात करीब 8:30 बजे हम आपके सवालों की राय को इसमें शुमार करेंगे, दिखाएंगे कि क्या कहती है आपकी राय भी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ
स्टूडियो में मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा है, हमारे चीफ पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट। दिल्ली से ही संघ मामलों के जानकार राकेश सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह लखनऊ से मेरे साथ हैं। राकेश जी, मेरा पहला सवाल आप ही से, क्या किरण बेदी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? सबसे आसान रास्ता निकाला गया है क्या? सुमित जी, मैं सोच रहा था कि आप सबों से पूछकर मेरे पास आएंगे। मैं दोबारा आ जाऊंगा सर। नहीं करेंगे, लेकिन आज मैंने स्पिनर से ओपन करा लिया है। दिल्ली के चुनाव के बारे में मेरी जो धारणा है, 3 बातों के कारण दिल्ली में चुनाव में बीजेपी हारी है। क्योंकि हार का अंतर बहुत बड़ा है, तो एक जो पहला बहुत बड़ा कारण है, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक हुआ करता था, इन दोनों पार्टियों की अस्तित्व समाप्त हो गया है। दोनों पार्टियां अस्तित्व में ही नहीं, उनके प्रति जनता की आशा भी नहीं रह गई, कोई उनका फ्यूचर नहीं दिखाई पड़ा। ये पूरा का पूरा वोट बैंक कांग्रेस में चला गया। भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी की जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को अपने करीब लाने में क्यों चुकी, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। दूसरा जो बड़ा कारण है कि दिल्ली में जो सामाजिक आर्थिक खाई बढ़ी है, जिसको हम न्यू पुअर कहते हैं, ये न्यू पुअर की स्थिति को समझने में, आंकने में चूक हुई है। सिर्फ किरण बेदी का एडवर्टीजमेंट का मामला होता तो हार की खाई इतनी बड़ी नहीं होती। जहां 70,000, 60,000 और 50,000 से फैसले हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी मतदाताओं का एक बड़े वर्ग ने पहले से मन बना लिया था कि केजरीवाल को वोट देने का। इसका कारण था कि स्थानीय मुद्दों के साथ केजरीवाल की पार्टी ने अपने आप को जिस तरह से आइडेंटिफाई किया, उसमें किरण बेदी के नेतृत्व में चुनाव प्रचार करते समय पार्टी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। किरण बेदी एक बहुत अच्छी महिला है, बहुत योग्य महिला है, राजनीति में उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन इस चुनाव में वे केजरीवाल की कार्बन कॉपी की तरह थी। कभी भी कार्बन कॉपी मूल कॉपी से कंपीट नहीं कर पाता है। तो ये बात आपने पहले नहीं समझाई कि कार्बन कॉपी है? देखिए, नहीं, हमारे अपने की बात नहीं। देखिए, चुनाव में रणनीति की भूल होती है, चूक होती है, राष्ट्रीय पार्टी में चूक होती है, लेकिन चूक से भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक, आज भारतीय जनता पार्टी के पास 33-34% जो वोट मिलता है, मिला है पार्टी को वोट। पार्टी की वह स्थिति नहीं हुई है, लेकिन पार्टी की हार, लैंडस्लाइड विक्ट्री आपकी जो है, वह एक बड़ा लाउडर मैसेज देता है। वो कोई साधारण संदेश नहीं देता। इसीलिए उस लाउडर मैसेज को नहीं, उसमें मैं अंतिम बात कर दूं, उस संदेश को सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में नहीं, बल्कि देश में जो आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में पार्टी को सोचना चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या आप मानेंगे जो तमाम तर्क दिए राकेश सिन्हा जी ने, ये सबसे बड़ी वजह थी कि आप लोग अपने वोट बैंक को साध नहीं पाए, उसमें सेंध लगी? सेंध क्या लगी, पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया और वो हार की वजह बनी बीजेपी की? नहीं, मेरा कुछ आंकलन और है जी। हिंदुस्तान में एक परिवार है, उसका नाम है संघ परिवार, जो कट्टर हिंसक और राग द्वेष की विचारधारा से लेके आगे चलती है, और उसी की प्रतिमूर्ति इस चुनाव के पहले 7 महीनों में जिस प्रकार से दंभ और अहंकार के रूप में और अपमानित करते रहने का प्रयत्न माननीय मोदी जी और उनकी टीम ने किया, वो वोट पोलराइज हो गया केजरीवाल के प्रति। देखिए, ये देश ऐसा है, यदि आप किसी को इतनी अवहेलना और उपहास और उसके प्रति कटु शब्दों का अनाहक प्रयास और प्रयत्न करेंगे, तो उसके प्रति सिंपैथी हो जाती है। और वो एक बड़ा कारण रहा है केजरीवाल जी के पक्ष में। हमारा व्यक्तिगत सोचना यह है, केजरीवाल जी के पक्ष में वहां का मतदाताओं का शिफ्ट होना की कोई कसर न रह जाए। नहीं अखिलेश जी, लेकिन आपका वोट बैंक का बहुत बड़ा खामियाजा, बीजेपी का वोट बैंक कहाँ शिफ्ट हुआ? मैं वही आपके वोट बैंक में सेंध लगी। इल्जाम तो यही लग रहा है कि आप अपने वोट बैंक को रोक लेते हैं। मेरा वोट, मैंने वही कहा ना। नहीं, आप संघ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आप कांग्रेस का विश्लेषण कीजिए ना। आप खामोश रहें जरा। मैंने तो कुछ बोला नहीं था। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। जब तक आप एक मिनट संघ क्या है, संघ क्या है, एक मिनट, फिर आप बिलबिलाइए मत, बिलबिलाइए मत प्लीज, अनुरोध कर रहा हूँ। आपका जब अवसर है तो बोलिएगा। ये संघ की विचारधारा है, दूसरों को नहीं बोलने दें। आपका जब अवसर है तो मैंने बोला, राहुल गांधी ने, जब आपका अवसर है तो मैं बोला, आप खामोशी से सुन लें। यही लोकतंत्र नहीं बर्दाश्त है आपको। विचारधारा की आपका किसी की अखिलेश जी, राकेश जी, मेरी आप दोनों से दरख्वास्त है
कि डिबेट को डिबेट के स्तर तक ही रखें। बोले मैं नहीं बोलने दूंगा। एक मिनट प्लीज, नहीं मैं नहीं मुझे कंडक्ट करने दीजिए। अगर आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो मैं भी उन्हें डिस्टर्ब करूंगा। हाँ बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल करिएगा। मैं राकेश जी से बोल रहा हूँ शांत रहने के लिए। आप अगर लेकिन अखिलेश जी एक मिनट, एक सेकंड, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। राकेश जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, उनको बीच में ना, उनको बोलने दीजिए। आप अपनी बात कर चुके हैं, फिर मैं डिबेट को ओपन कर दूंगा। और अखिलेश जी, दूसरी बात, आप किसी पर इतने गंभीर संगीन आक्षेप नहीं लगा सकते हैं बगैर किसी प्रूफ के। इससे दिक्कतें हो जाती है। आदमी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। अगर कोई कांग्रेस के बारे में विपरीत टिप्पणी करे तो आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। हाँ, क्या मैंने गंभीर आरोप लगाए? क्या कट्टर विचारधारा आरएसएस की नहीं है? आप देखिए, सत्ता की चाबी भी रहे और चाबुक भी रहे, और हार गए तो सबसे पहले बयान भी दे दिया। हर मसले पे इंटरफियर करती है आरएसएस, और आज करिए कि फला कारणों से हारे। जीतते हैं तो कहते हैं इन कारणों से हम जीते। तो जब आप पॉलिटिक्स में इंटरफियर कर रहे हैं, रीजन बता रहे हैं, और आपके अनुवांशिक संगठन है, तो निर्णयों को जब आप प्रभावित करते हैं तो आपके लोग न माने, लेकिन आम जनता तो कहेगी। हम आप भी चर्चा करते हैं कि संघ के लोगों को बीजेपी को जिताने में बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। राकेश सिन्हा शायद इसी डिबेट में अब संघ इससे इनकार नहीं करता है कि हम बीजेपी के मदद नहीं करते हैं, बीजेपी के आइडियलॉग हमारे साथ नहीं है। नलिन कोहली, मैं आपको लेके आना चाहूंगा। नलिन, गंभीर आरोप लगाया है संघ ने, जो अपना विश्लेषण किया है, जो 2 दिन पहले बैठक हुई झंडेवाला में, उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, एक इंडिपेंडेंट बाहर का ऑब्जर्वर होने के नाते, जर्नलिस्ट होने के नाते, कि आप लोगों ने एक बहुत आसान रास्ता निकाल लिया, किरण बेदी पर ठीकरा फोड़ दिया। क्यों? मेरी 4 टिप्पणियां रहेंगी। पहली बात है कि किसी भी ऐसे चुनाव में जहां पर एक तरफा रिजल्ट आया है और एक बहुत बड़ी जीत हुई है केजरीवाल जी की पार्टी की, हमारी उतनी ही बड़ी हार हुई है, ऐसे में कभी भी एक फैक्टर होता नहीं है, कई फैक्टर होते हैं और उसका विश्लेषण होगा और इस गंभीरता से होगा। राकेश जी ने भी वही बात कही, उन्होंने कई कारण बताए। दूसरी बात कि हमारे यहां प्रथा किसी के सर पर कीकड़े फोड़ने की है नहीं। ये वहां प्रथा होती है जहां पर किसी शक्तिपीठ को, जैसे राजनीतिक शक्तिपीठ, जैसे गांधी परिवार हो गया कांग्रेस में, अगर श्रेय हुआ तो राहुल जी को मिलेगा और अगर हार हुई तो किसी के सर पे तो फोड़ना पड़ेगा। तो ये वहां पर होता है। इसी से जुड़ी हुई तीसरी मेरी टिप्पणी है कि थोड़ा हमें समझना पड़ेगा पारिवारिक सोच की। अगर एक संस्था है तो वो आरएसएस है, परिवार में स्नेह होता है, भाईचारा होता है, और परिवार पे आधारित एक पार्टी वो जैसे कांग्रेस होती है। तो जब अखिलेश जी प्रयास कर रहे हैं आरएसएस पे बोलने के लिए, तो हमें मन में ये जरूर रखना पड़ेगा कि उनकी सोच जो परिवार तक है वो सीमित है, एक परिवार की पूजा। तो ऐसे परिवार की पूजा करते समय वो बड़ी चीजें जो होती है संघ परिवार की, उसके ऊपर में कैसे टिप्पणी करेंगे, क्योंकि उनकी पूरी सोच जो है वो संकीर्ण है, सीमित है वहां तक। चौथी टिप्पणी मेरी कि जो दिल्ली में नई सरकार आई है, और मैं जानबूझ के उस पर टिप्पणी कर रहा हूं, हालांकि कोई सरकार की तरफ से बैठे नहीं है, बहुत उन्होंने वादे किए हैं। मेरी आशा यही रहेगी दिल्ली के निवासी के रहते कि वो अपने वादों को पूरे करें और उसके लिए बहाने ना ढूंढे, और जो भी हो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत करें, असंवैधानिक रूप से ना करें। जी, जैसे आज एक अनाउंसमेंट हुआ है कि दिल्ली में इंक्रोचमेंट्स को नहीं करेंगे, लेकिन मैं बस इतना जो थोड़ा एक वकील के नाते भी कहना चाहूंगा, एमसीडी एक्ट के अंदर आता है, एनडीएमसी एक्ट के अंदर आता है, डीडीए एक्ट के अंदर आता है। मैं माफी चाहता हूं, ये तीनों जो हैं केजरीवाल जी के कैबिनेट के अंदर नहीं आते। माफी चाहता हूं, जिस दिन मैं इस टॉपिक पर डिबेट करूंगा आपको जरूर बुलाऊंगा दोबारा फिर से। लेकिन मैं फिर से अपने विषय पे लौटता हूं कि अमिताभ सिन्हा, आप क्योंकि बीजेपी कवर करते हैं, आप क्योंकि संघ को कवर करते हैं और सालों से कवर करते आ रहे हैं, क्या बीजेपी की हार की वजह किरण बेदी है या वो लोग हैं जिन्होंने किरण बेदी को इस रण में बगैर तैयारी के झोंक दिया? चुनावों के 15 दिन पहले लाके एक नया चेहरा आप सामने डाल देते हैं और आप कहते हैं कि इसके नाम पर पार्टी को खड़ा हो जाना चाहिए। तो कौन जिम्मेदार है, किरण बेदी या किरण बेदी को लाने वाले? देखिए, स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं चूक हुई है सुमित, इसमें तो हर कोई मान रहा है और बीजेपी के तमाम नेता भी मान रहे हैं और आला नेता भी मान रहे हैं। कहीं मिस कैलकुलेशन हुआ है, थोड़ा मिस मैनेजमेंट हुआ है, चुनाव हारे हैं। लेकिन ये जो मुख्य पत्र है सुमित ऑर्गेनाइजर, ये संघ का मुख्य पत्र है, इसलिए इसमें जो लिखा हुआ है ये संघ की भावना का प्रकटीकरण भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात, अगर इसमें लिखा हुआ है कि डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अर्थात रक्षात्मक नीति पे बीजेपी आ गई थी, इसलिए किरण बेदी को पैराशूट से उतारा गया, जो वहां लोकल नेताओं के गले नहीं उतरा और जनता के गले नहीं उतरा। दूसरा, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो फ्रीबीज यानी मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, ये सब जो तमाम चीजें प्रॉमिस किए हुए थे, ये लोकल इश्यूज पे दिल्ली के चुनाव लड़े गए हैं। और तीसरा जो सबसे अहम है कि कांग्रेस और बीएसपी का पूरा वोट बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को चला गया। बीजेपी के अपने वोट का अंतर नहीं हुआ। जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी किरण बेदी की है कि किरण बेदी को लाने वालों की? इसमें लिखा हुआ है डिफेंसिव स्ट्रैटेजी हुई किरण बेदी को पैराशूट से लाना, यानी स्ट्रैटेजिक लेवल पे मिस्टेक हुई। राकेश सिन्हा मानेंगे इस बात को, रणनीतिक लेवल पर गलती हुई और जो लोगों ने किरण बेदी के नाम पर जुआ खेला वो ज्यादा जिम्मेदार है बजाय इसके किरण बेदी के। देखिए, सवाल यहाँ जिम्मेदारी का नहीं है, सवाल इस बात का है राकेश जी, बिल्कुल जिम्मेदारी का है। आखिर क्यों हार हुई? आप तय तो करेंगे ना, किसकी कमी हुई, किसका चूक हुआ? नहीं, देखिए चूक तो हुई है, चूक तो साफ है, पार्टी के नेतृत्व की चूक है, इसमें दो राय है नहीं। इसमें किसी को बचाने का सवाल नहीं होता, लेकिन एक लोकतांत्रिक पार्टी में निर्णय की प्रक्रिया में भूल होती है। मुझे लगा उस भूल सुधार की बात यह है कि जब आपके पास पार्टी का कैडर है, पार्टी का लीडरशिप है, पार्टी की विचारधारा है, संगठन है, तब ऐसी हार क्यों हुई, यह पार्टी के लिए विचारणीय प्रश्न है। मैं एक बात जो बार बार कहना चाहता हूं, जिस बात को भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि अर्बन एरिया की स्थिति, अर्बन जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है और जो बाकी राज्य है उनकी स्थिति अलग है। यहां एक न्यू पुअर इमर्ज किया है, जिनकी सैलरी 20,000 30,000 तक होती थी, कल तक जो मिडिल क्लास थे अचानक वे पुअर हो गए हैं। वे अचानक उन समस्याओं से जूझ रहे हैं जिन समस्याओं से 5,000 रुपए की तनख्वाह पाने वाला, डेली वेज पाने वाला जूझता था। इस चीज के साथ आइडेंटिफिकेशन यहां का नेतृत्व नहीं कर पाया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हार हुई, एडवर्टीजमेंट का नाम लेते हैं, लीडरशिप का नाम लेते हैं, हार का मार्जिन और हार का फलक इतना बड़ा है कि जिसके नलिन कोहली, आप क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, आप दिल्ली की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। जो बात राकेश सिन्हा साहब कह रहे हो, जो बात अमिताभ सिन्हा ने कही, मानते हैं नेतृत्व का चूक है, नेतृत्व की वजह से, नेतृत्व की रणनीति में गलती हुई है? कई जगह चूक हुई होगी, इसलिए तो इतनी बड़ी हार हुई। हम पढ़ ही नहीं पाए जो मूड है, और इतनी बड़ी हार जो हुई, एक रूप से 3 सीटों पे सिमट जाना, ये सब अपने आप में विश्लेषण का विषय है। लेकिन इसके साथ दूसरी जुड़ी हुई बात है कि हम इस बात को नहीं भूल सकते कि भाजपा ने अपने मूल वोट को प्रिजर्व किया। 1% का फर्क है जो हम लोग असेंबलीज में लगातार लेते आए, तो मतलब हम कहीं ना कहीं 32-33% पे फंस गए। जो 46% हो गया था लोकसभा में, वो जो वोट हमारे साथ जुड़ा, उसे कहीं ना कहीं लगा कि दिल्ली में हमें मौका नहीं मिलना चाहिए। तो हमें आत्मचिंतन इन सब पे करना पड़ेगा कि क्या बदला है कि लोगों को वो नहीं लगा कि केंद्र में एक सरकार है, मजबूत सरकार है, काम पे लगी हुई है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बने, उससे क्यों वो लोग खफा थे या उनको उचित नहीं लगा? आपको ये तो सब डिटेल में देखना पड़ेगा। आपको लगता है उस टाइम पे चुनाव करा लिए होते मई के बाद, जून जुलाई में, तो फायदा रहता आज रिट्रोस्पेक्टिव में? नहीं, ये एक विषय हो सकता है सुमित जी, लेकिन हुए नहीं ना, तो हम तो उसी पे टिप्पणी कर पाएंगे जो तथ्य है। तो इसका मतलब ये होगा कि तब से जो रणनीति बनाई गई थी, जाके तो कुछ होता नहीं है, वो तभी से रह जाएगी, तभी से रणनीति मिसफायर होती रही। हाँ, तो लेकिन हम लोगों की, मुझे लगता है एक वाक्य इसमें, एक सुमित जी, एक वाक्य कि अगर मैं इसको एक इलेक्शन कमीशन के दृष्टि से देखूं, तो क्योंकि केंद्र के चुनाव खत्म हो गए थे और लगातार अगले कुछ महीनों में कई महत्वपूर्ण चुनाव थे, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, हो सकता है इलेक्शन कमीशन को लगा होगा कि दिल्ली को अलग कर लेते हैं। और यहां पर एलजी रूल जो है 1 साल का होता है, 6 महीने का नहीं होता है। बिल्कुल, तो वो भी एक फैक्टर रहा। ठीक है अखिलेश, अब ये सब अखिलेश एक कमेंट आपका जरूर लूंगा यहाँ पे। लेकर आगे बीजेपी की हार की वजह आपने गिनाई पहले, लेकिन मेरा सवाल सीधा सा है, क्या किरण बेदी जो 20 दिन पहले पार्टी में शामिल होती हैं, जो दिल्ली के बारे में क खगा भी नहीं जानती और कृष्णानगर के बारे में तो क भी नहीं जानती हैं, उनको एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा दिया जाता है, क्या वो बहुत बड़ी वजह बनी? नहीं सुमित जी, मेरा सोचना अलग है। देखिए, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रदेश में चुनाव हुए वहां मोदी जी ही चेहरे थे, कोई और चेहरा नहीं था। कि बार बार कहा गया फिर भी चेहरा नहीं बताया गया, सरकार जीतने के बाद चेहरा दिया गया। यहाँ पे भी शुरू में चेहरे मोदी जी थे, लास्ट आवर्स पे पार्टी को यह एहसास हो गया था कि ये चेहरा मात खाने वाला है, इसलिए एक चेहरा लाए। क्यों लाए चेहरा दिल्ली के चुनाव में, ये गंभीर विषय है। और ये उनके रणनीतिकारों को ये आभास हो गया था। फॉर फेस सेविंग के लिए उन्होंने बेदी जी को लाया
कि अगर जीत गए तो मोदी मोदी, हार गए तो बेदी बेदी। वही हो रहा है, क्योंकि एकदम कॉन्फिडेंट नहीं थे। अखिलेश जी, वक्त की कमी है, दिखाता है इनका दिल्ली का चेहरा। बिल्कुल आपने बात कही। एक क्विक कमेंट नलिन आपका, मेरा वक्त की कमी है, सॉरी भाई। इतना ही मैं कहूंगा, हम तो अपना विश्लेषण कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कहां तक कांग्रेस पार्टी विश्लेषण करने में मानती है, लेकिन बस एक जानकारी के लिए 64 कांग्रेस के ऐसे नेता है जिन्होंने अपने डिपॉजिट खो दिए। हम तो विश्लेषण पूरे चुनाव का करेंगे, उसमें कांग्रेस का भी विश्लेषण हो ही जाएगा। चलिए, मैं इसी नोट पर माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। नलिन, अखिलेश, राकेश जी, अमिताभ, आप चारों का शुक्रिया। लेकिन ये बहुत बड़ी वजह है बीजेपी के अपने आत्मचिंतन के लिए। संघ परिवार जो बात कह रहा है, मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि क्या बीजेपी की दिल्ली में जो हार हुई है उसमें किरण बेदी का नाम उछालकर किरण बेदी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? हमें हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। 70% लोग हाँ में कहते हैं, यानी किरण बेदी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। IBN 7 का बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है, यानी पार्टी आला कमान को, पार्टी नेतृत्व को आगे आकर खुद जिम्मेदारी लेनी होगी कि हाँ, उससे रणनीतिक गलतियां हुई, जैसे कि अमिताभ सिन्हा और राकेश सिन्हा, संघ मामलों के जानकार, खुद इस डिबेट में बोल रहे थे। और आगे बढ़े उसके पहले आपको बता दें कि रात 8:30 बजे, यानी कुछ देर बाद, देखिए बिहार के CM जीतन राम मांझी का मेरे साथ हुआ अब तक का ये सबसे दिलचस्प और विस्फोटक इंटरव्यू। आपको क्या लगता है नीतीश जी ने उस वक्त इस्तीफा क्यों दिया? अब वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन की बहुत बड़ी गलती थी वो। हम भी मानते हैं कि उन्होंने गलती की। अच्छा। और गलती की इस्तीफा दे करके हम लोग सब कुछ समझाने का प्रयास किया था कि ये गलत होगा, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन जब हमको उन्होंने बनाया और हमारे बारे में उन्होंने कहा कि जीतन मांझी को चयनित करके हमने गलती की, तब हमने कहा कि नहीं, गलती नहीं की, वो महागलती की।